बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन में आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए गए हों, मतलब नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखते हैं कि इस नोमेनक्लेचर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो 1947 से पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़े डिस्कवर हुए थे, तो उस वक़्त वहाँ पर कॉमन नेमिंग सिस्टम था। मतलब जिसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया उसके हिसाब से उसका नाम रखा, या जिस तरीके से भी जहाँ पर नाम रखा गया वो नाम उसका पड़ गया। और 1947 के बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डेवलप हुई का मतलब जब मुख्तलिफ़ किस्म के या ज़्यादा किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, तो कॉमन नेमिंग सिस्टम के तहत उनको समझना मुश्किल हो गया। अब कॉमन नेमिंग सिस्टम के तहत उनको समझना मुश्किल क्यों था? मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन हैं। तो अब 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पर अपने आप को अरेंज करते थे। जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को अरेंज करते थे तो कॉमन नेमिंग सिस्टम के तहत उसको एक नाम देना पड़ता था। हालांकि एक नाम से उसकी सारी पोजीशंस या उसकी सारी स्ट्रक्चर वाज़ेह नहीं होती थी, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नाम देने के लिए एक नए सिस्टम की ज़रूरत पेश आई। और उस नए सिस्टम के लिए इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम रखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसको काम क्या दिया गया था? काम ये दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग पहचान हो, चाहे एक बॉन्ड का फ़र्क हो या किसी कार्बन की, किसी हाइड्रोजन की, किसी फंक्शनल ग्रुप की एक थोड़ी सी पोजीशन के अंदर मामूली सा फ़र्क हो तो उसका अलग नाम होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपना एक प्रिंसिपल रखा। वो प्रिंसिपल क्या था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नेम, कि हर डिफरेंट कंपाउंड का एक डिफरेंट नेम होगा। यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि एटम्स की तादाद के अंदर फ़र्क हो, एटम्स की तादाद के अंदर फ़र्क हो वो भी डिफरेंट है, एटम्स की तादाद सेम हो, एटम्स के अरेंजमेंट के अंदर फ़र्क हो वो भी डिफरेंट है, एटम्स की तादाद सेम हो, बॉन्डिंग के अंदर फ़र्क हो वो भी सेम है, एटम्स की तादाद सेम हो, फंक्शनल ग्रुप के अंदर फ़र्क हो तो वो भी डिफरेंट है। मतलब किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई भी फ़र्क हो तो उस फ़र्क की बुनियाद पर उसका अलग नाम होना चाहिए। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नेम, मतलब किसी भी तरीके से अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फ़र्क है तो उस फ़र्क की बुनियाद पर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग नाम होना चाहिए। तो चूँकि हमारे चैप्टर में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे आज रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, कि अल्केन्स को नाम किस तरह देते हैं। देखें, अल्केन्स को नाम देने के लिए हम ज़्यादातर इस नेमिंग में डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। इनमें सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ब्रांच्ड चेन, ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स। इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स की नेमिंग के अंदर। तो सबसे पहला रूल क्या है अल्केन की नेमिंग के अंदर, कि सबसे पहला काम यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और हमारे जितने भी रूल्स होंगे उन रूल्स का ताल्लुक या पेरेंट चेन के साथ होगा या पेरेंट चेन के साथ जो ब्रांचेस लगी होंगी उसके साथ होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, कि हम अल्केन्स के अंदर एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? कि पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए पहला रूल ये है कि हम देखेंगे किसी अल्केन के अंदर कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे और वो लंबी चेन पेरेंट चेन कहलाएगी।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हैं और इसके साथ ये बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है? ये वाली कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो इसको नाम देंगे पेरेंट चेन का। ये कौन सी चेन होगी? पेरेंट चेन। ये तो वो पेरेंट चेन है जिसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई ब्रांचेस लगी हुई न हो। अगर किसी अल्केन में ब्रांचेस लगी हुई हो तो उसकी पेरेंट चेन की सिलेक्शन कैसे करेंगे? उसकी पेरेंट चेन की सिलेक्शन करने के लिए हमें उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा जिसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा हों, हैविंग मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर ब्रांचेस ना हो तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वही पेरेंट चेन होगी। अगर ब्रांचेस भी हों तो फिर हम उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक चेन बना रहा हूँ कुछ ब्रांचेस के साथ, कार्बन 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 बनाया। अब ब्रांचेस बनाते हैं, यहाँ पर भी एक कार्बन लगाते हैं, यहाँ पर भी कार्बन लगाते हैं, यहाँ पर भी कार्बन लगाते हैं, और यहाँ पर देखें यहाँ पर भी लगाते हैं कार्बन। तो अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके आएंगे तो एक हमारी डायरेक्शन चली जाएगी यूं, एक चेन बन गई ये वाली, एक चेन ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी चेन बन रही है ये दूसरी चेन हो गई। और इसके बाद अगर हम यहाँ से जाएं तो एक चेन यहाँ से यूं भी बनेगी, ये कार्बन आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखें पहली जो चेन हमने सेलेक्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कार्बन कितने हैं? 9 हैं। और इससे आगे ब्रांच कितनी निकली हुई है? एक ब्रांच निकली हुई है। अब इस चेन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी एक कार्बन और ऐड करते हैं तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए अब इस लॉन्गेस्ट चेन में? 9। यहाँ पर पहले हमने चेन को लेकर यूँ आए थे तो कार्बन कितने थे? 9। और अब इस चेन को लेकर हम यूँ जा रहे हैं तो कार्बन कितने हैं? 9। पहली जो चेन थी हमारे पास उससे ब्रांचेस कितनी निकली थी? एक ब्रांच इस तरफ निकलती है अगर हम इसको लॉन्गेस्ट करें। और अगर हम इस सीधी चेन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो इससे ब्रांचेस कितनी निकल रही हैं? एक ब्रांच ये निकल रही है और दूसरी ब्रांच ये निकल रही है। तो अब पेरेंट चेन हम किसको देंगे? जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हों। तो ये जो सीधी चेन होगी यहाँ पर हमारे पास ये पेरेंट चेन होगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन की सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट चेन की सिलेक्शन में अगर कोई ब्रांचेस ना हो तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन पेरेंट चेन होगी। अगर ब्रांचेस हों तो फिर उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिससे ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हों। इधर यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट चेन ये थी, कार्बन 9 थे लेकिन इससे ब्रांच एक निकल रही है आगे। ठीक है, और फिर लेकिन अगर हम इस दूसरी चेन को देखें कि ये लॉन्गेस्ट चेन, इससे एक ब्रांच यहाँ पर निकल रही है, दूसरी ब्रांच यहाँ पर निकल रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद दूसरा काम है नंबरिंग ऑफ कार्बन। नंबरिंग ऑफ कार्बन एट पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ कार्बन एट पेरेंट चेन। एक लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया, पेरेंट चेन बन गई वो। अब पेरेंट चेन बनाने के बाद उस पेरेंट चेन के अंदर हमने कार्बन पे नंबर लगाने होते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो वो नंबर लगाने होते हैं। तो अब नंबरिंग का तरीक़ाकार क्या है कि अगर कहीं पे ब्रांचेस नहीं हैं पेरेंट चेन में तो किसी भी एंड से आप उसकी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग शुरू करें या यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ब्रांचेस हों तो हम लॉन्गेस्ट चेन के उस एंड से शुरू करेंगे जो किसी ब्रांच के सबसे करीब है, जो किसी ब्रांच के सबसे करीब हो, तो फिर उस एंड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाता हूँ, कार्बन 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 की चेन बनाते हैं ये। बाकी बॉन्ड्स पूरे कार्बन, यहाँ पर सिर्फ हम ये समझना है कि कार्बन की नंबरिंग कैसी करनी है, वरना एक एक बॉन्ड से कोई यहाँ कार्बन की स्ट्रक्चर नहीं बनती।
तो अब देखें यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम किसी भी कोने से कार्बन की नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इधर एक ब्रांच निकली हुई हो बाहर, इधर कार्बन के बाहर एक ब्रांच निकली हुई, तो फिर हमें नंबरिंग कौन से कोने से स्टार्ट करनी पड़ेगी? इस कोने से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रांच के करीब है। अगर एक ब्रांच यहाँ से भी बाहर निकली हुई है, तो फिर किस कोने से करेंगे? तो फिर जिस कोने से भी मर्जी है उस कोने से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलो मैं एक और कार्बन बना लेता हूँ और एक ब्रांच यहाँ पर भी बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखें कौन सा कोना, ये कोना है, इससे आगे कौन से नंबर पे ब्रांच है? तीसरे नंबर पर। और इस कोने से इस तरफ कौन से नंबर पे ब्रांच है? तीसरे नंबर पर ब्रांच है। तो यहाँ पर हम किस कोने से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें अगर दोनों कोनों का ब्रांचेस से सेम फासला हो तो किसी भी कोने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर पर हमने। तीसरा ये है कि देखें दोनों कोनों का ब्रांचेस से सेम डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा कार्बन, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा कार्बन। तो फिर उस कोने को देखेंगे जो दूसरी ब्रांच के करीब हो। तो दूसरी ब्रांच के करीब कौन सा कोना है? ये वाला। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। तो ये हो गए नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम के बाद पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई, फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम हो गई। अब नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम के बाद हम थोड़ा सा जाएंगे इस पर कि हम ये नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम करते क्यों हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम करते हैं कि टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, किस जगह पर लगा हुआ है, ये लोकेशन मालूम करने के लिए हम पेरेंट चेन के ऊपर मौजूद कार्बन पर नंबरिंग करते हैं। अब हो गया पेरेंट चेन, तो हो गया। अल्केन का नाम लिखते वक्त पहले पेरेंट का नाम लिखेंगे या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे? पहले कौन सा नाम लिखाया जाएगा? पहले नाम लिखाया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, जब नाम लिखेंगे, नेमिंग जब होगी, तो नेमिंग को मालूम करने के तरीक़ाकार को शुरू करेंगे पेरेंट चेन से, लेकिन नाम लिखते वक्त पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। नेमिंग के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट किसका होगा? किसी सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब किसी ब्रांच का नाम होगा। फिर उस नाम का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट होगा पेरेंट चेन का। सेकंड पार्ट किसका होगा? पेरेंट चेन का। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने के अंदर भी दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। वो दो तीन चीज़ें क्या हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन, मतलब कार्बन नंबर 1 पर है, कार्बन नंबर 2 पर है, कार्बन नंबर 3 पर है, जिस कार्बन पर है सबसे पहले उस कार्बन का नंबर लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन लिखने के बाद दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट की तादाद कितनी होती है वो लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की तादाद कितनी होती है वो लिखेंगे। मतलब अगर एक है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 है तो उसके साथ डाई लिखेंगे, 3 है तो उसके साथ ट्राई लिखेंगे, 4 है तो उसके साथ टेट्रा लिखेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितनी चीज़ें लिखनी है? 3। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की तादाद, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो नाम लिखते वक्त अब दो बातें अपने जहन में और रखनी है। पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर सेम है सब्स्टिट्यूएंट, तो उस वक़्त में हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, तो उस केस में हम पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, पहले उसका नाम लिखेंगे।
तो ये 3-4 बातें अपने जहन में रखें सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते वक्त। पहले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लिखेंगे, फिर उनकी तादाद लिखेंगे, तादाद लिखने के बाद सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। अगर एक ही किस्म की ब्रांचेस हैं तो उसका नाम लिखेंगे सिंपल तरीके से, और अगर ब्रांचेस डिफरेंट किस्म की हैं तो पहले उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। एक नाम एम से शुरू होता है, दूसरा ई से शुरू होता है, तो पहले हम ई वाला नाम लिखेंगे और एम वाला नाम बाद में लिखेंगे। जब सब्स्टिट्यूट का नाम हो जाए उसके बाद हम नाम का दूसरा पार्ट लिखेंगे पेरेंट चेन का। तो अभी और पेरेंट चेन का जो नाम है ये अपने नॉर्मल तरतीब से लिखेंगे कि कार्बन की जो तादाद है उसके मुताबिक ग्रीक न्यूमरल लगा देंगे और उस ग्रीक न्यूमरल के बाद आगे ANE लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम अल्केन को पढ़ रहे हैं। तो अब कुछ यहाँ पर बनाते हैं, अल्केन्स बनाते हैं और अल्केन्स का नाम देते हैं। साथ साथ जो हमने रूल्स अभी डिस्कस किए हैं इन रूल्स को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले एक अल्केन बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ से एक ब्रांच बाहर निकालते हैं, हाँ यहाँ पर 3 ये बॉन्ड जो हैं ये साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये सपोज करें। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली जो कार्बन की सीधी चेन बनी हुई है ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये पेरेंट चेन हो गई। दूसरा काम हमें क्या करना है, पेरेंट चेन के ऊपर जो कार्बन है उन कार्बन की नंबरिंग करनी है, उन कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो कौन से कोने से शुरू करेंगे, जो कोना सब्स्टिट्यूएंट के करीब है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये हो गया। अब इसके बाद हम नाम लिखेंगे। नाम लिखने के वक्त पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन से कार्बन पर है, कार्बन नंबर 3 पर, तो पहले हम क्या लिखेंगे 3, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की नंबर लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, ये कितने हैं, तो एक है ना, एक है तो इसके साथ कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम मिथाइल है। तो पहले हमने नाम लिखा सब्स्टिट्यूएंट का 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। इसके बाद नाम लिखना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। और पेरेंट चेन का नाम लिखते वक्त ये बात अपने जहन में रखें कि नॉर्मल तरीके से लिखना है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हेक्स। और चूंकि अल्केन है या कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ये इस तरह हो गया। अब थोड़ा सा अपने एग्जांपल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट था और वो एक सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन पर था, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दूसरे एग्जांपल में। अभी हम करते हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन 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 कार्बन। एक सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं यहाँ पर CH3 का और दूसरा एक लगाते हैं यहाँ पर CH3 का, 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गए। अब कार्बन के बॉन्ड यहाँ पर पूरे कर लें। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया। अब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन की नंबरिंग कौन से कोने से स्टार्ट करें, इस कोने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ब्रांचेस से सेम डिस्टेंस है। तो हम एक कोने से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे हैं, कार्बन नंबर 2 पर है और दूसरा कार्बन नंबर 5 पर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 5 लिखा। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की तादाद, तो ये कितने हैं, 2 के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डाई, 2 5 डाई। इसके बाद लिखना है इनका नाम। तो नेम इनका क्या है, दोनों का मिथाइल डाई
मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। इसके बाद अपने नॉर्मल तरीके से हमने पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो कार्बन 6 हैं, सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। ये इस तरह हो गया। अब अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन एटम पर हो, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन एटम पर हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि फिर यहां पर बनाते हैं कार्बन 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 कार्बन। यहां पर एक ब्रांच बाहर निकाली हमने CH3, यहां पर भी एक ब्रांच हमने बाहर निकाली CH3। अब कार्बन की नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो कोना सब्स्टिट्यूएंट के करीब है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां से कार्बन की नंबरिंग हमने स्टार्ट की। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पर है? कार्बन नंबर 3 पर। और कितने हैं? 2। तो अगर एक कार्बन पर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो उस कार्बन के नंबर को 2 दफ़ा लिखेंगे, 3 3। मतलब दोनों कहाँ पर है? कार्बन नंबर 3 पर है, 3 3। और अब हैं कितने ये? 2। तो डाई, और डाई के बाद मिथाइल, मिथाइल के बाद 6 है ना कार्बन, तो ये होगा हेक्सेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई कि अगर एक ब्रांच हो, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? अगर एक से ज़्यादा हो तो कैसे लिखेंगे? अगर एक से ज़्यादा सेम कार्बन पर हो तो वो कैसे लिखेंगे? इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों और वो एक से ज़्यादा अलग अलग कार्बन पर हों, तो उनको कैसे लिखेंगे? अलग अलग कार्बन पर नहीं, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों और वो डिफरेंट किस्म के हों, तो उनको नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर एक चौथी एग्जांपल देते हैं, कार्बन 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 कार्बन। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से बाहर निकालते हैं CH3 का, और दूसरा यहाँ से बाहर निकालते हैं C2H5 का। C2H5 यूँ भी लिख सकते हैं, और हम एक बॉन्ड बनाकर C2H5 को यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले हम CH2 लिखेंगे और फिर नीचे CH3 लिखेंगे। यूँ भी इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। जब लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया, तो उसमें ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी जिस पर हम अभी बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, कार्बन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये वाला कौन है? इससे कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जब कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखें जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन से कार्बन पर लगे हुए हैं? पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर। और दूसरा कौन से कार्बन पर है? चौथे कार्बन पर। तो हम पहले दूसरे कार्बन वाले को लिखेंगे या चौथे कार्बन वाले को लिखेंगे? देखें दूसरे कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसका नाम है मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। और चौथे कार्बन पर जो है इसका नाम है इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें पहले कौन सा आएगा? इथाइल। तो पहले हमने जो रूल पढ़ा था ये वाला, इसके मुताबिक हम ये रूल हम इथाइल पर अप्लाई करेंगे, फिर मिथाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। 4 इथाइल के बाद 2 मिथाइल, और 2 मिथाइल के बाद आप पेरेंट चेन का नाम लिखें, तो पेरेंट चेन का नाम क्या है? हेक्सेन। तो ये इसका नाम है। तो तकरीबन अल्केन के नेमिंग के जो रूल्स थे उनमें अक्सर रूल अपने अख्तिताम को पहुँचे, अक्सर रूल हो गए हैं, और रूल्स अक्सर हो गए हैं अल्केन के नाम के। लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है यहाँ पर कि अगर हम कार्बन की पोजीशन लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट को शो करने के लिए कार्बन की पोजीशन लिखते हैं, तो वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कार्बन की पोजीशन शो करनी हो तो दरमियान में कामा आएगा, दरमियान में कामा आएगा। और पोजीशन शो करने के बाद अगर हम आगे नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे तो उनके दरमियान में ये छोटा सा अंडरस्कोर, छोटी सी ये लाइन आ जाएगी, यहाँ पर ये लाइन, यहाँ पर ये लाइनें आ जाएगी छोटी छोटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने अगर कोई भी अल्केन आए
तो इंशाल्लाह हम उस अल्केन को आसानी से उसकी नेमिंग कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखें जो रूल बना था कि इस डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नेम, थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मिसाल ये हमने बनाया है CH3, अगर हम इस CH3 को कार्बन नंबर 3 से उठाकर कार्बन नंबर 2 पर लगाएं तो सिर्फ एक कार्बन की लोकेशन का फ़र्क होगा यहाँ पर, बाकी एटम्स की तादाद और बॉन्ड सारे एक जैसे होंगे, लेकिन इसका नाम फिर चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। तो एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नाम। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन्स अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे अल्केन के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।